नमस्कार साथियों। आज जो है वो हम चर्चा करेंगे आरटीई 2009 पे। आप सभी का जो है वो मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। हमने जो है वो आरटीई का जो पार्ट 1 डाला था वो एक बार आप जरूर देखिए। उस पार्ट 1 में जो है वो मैंने धारा 1 से लेकर 38 तक की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को अपन शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं ताकि ये धारा बिल्कुल अपने मुंह पे याद हो जाए। रात को 12 बजे अगर उठा के भी कोई हमसे पूछ ले कि धारा 7 क्या है, तो 7 तो थालाकोरे रीजन है, यानी कि हमें क्या हो जाएगी, वित्तीय समस्याएं हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपके मुंह पे ये सारी धाराएं याद हो जाए, तो उसके लिए आप जो है वो पार्ट 1 एक बार जरूर देखिए। आज जो हम पढ़ेंगे कि ये आरटी 2009 है, ये आखिर लाया कहां से, क्या अब इतना बड़ा कानून है तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं 1976 से शुरू हो गई थी। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उस समय से जो है वो हमने आरटी 2009 के बारे में हम सोच चुके थे। हम इसको लाना चाह रहे थे जो हमारी सरकार है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारी शिक्षा विषय है, जो शिक्षा है कि शिक्षा भारत में किस तरह से होगी। जब ये हमारा संविधान संशोधन बना तो उस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। और जो अनुच्छेद 45 है वो एक नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि भारतीय संविधान जब बना तब संविधान में कहा गया कि जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय रहेगा और राज्य को ही जो है वो शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा। शिक्षा जो है वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन क्या था कि बहुत सारे राज्य जो है वो सही तरीके से स्कूलों का संचालन नहीं कर पा रहे थे। और जैसे हमारे जो नेता है, हमारी जो सरकारें हैं वो चाह रही थी, वैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसलिए संविधान में जो है वो 42वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके हमने कौन सी सूची में रख दिया, समवर्ती सूची में। अब शिक्षा पर जो है वो राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यही से जो है वो आरटीई 2009 की पृष्ठभूमि हमने तैयार कर दी थी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि शिक्षा विषय को कौन से संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में रखा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब फिर जो है वो 2 दिसंबर 2002 को हमने एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया और वो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के तहत हमने क्या किया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का हमने अधिकार दिया। अभी तक हमने यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं बनाए कि हम किस तरह से इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देंगे, लेकिन हमने जो है वो 2 दिसंबर 2022 को ही 86वां संविधान संशोधन करके ये घोषणा कर दी। अब आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 2002 को। तो ये जो है वो आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, आरटीई 2009। अब अपन पढ़ते हैं कि आरटीई 2009 जो है वो कानून कैसे बना। तो देखिए सबसे पहले जो है इस कानून को हमने राज्यसभा में रखा। इस बिल को जो है वो चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा और ये कानून जो ये बिल जो है वो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हो गया। उसके बाद हम इस बिल को लोकसभा में लेके गए और ये बिल जो है वो लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हो गया। उसके बाद जो है वो हम ये बिल राष्ट्रपति के पास लेके गए हस्ताक्षर के लिए और राष्ट्रपति महोदय ने जो है वो 26 अगस्त 2009 को इस बिल पर हस्ताक्षर कर लिए। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल पे हस्ताक्षर किए, ये बिल जो है अब वो कानून बन गया और ये कानून लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और 1 अप्रैल 2010 को जब ये लागू हुआ तो पूरे भारत में लागू हुआ, केवल एक राज्य को छोड़ के, और उस राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले धारा 370 थी, उन्हें एक विशेष राज्य का दर्जा था और जब तक वहां की विधानसभा उस कानून को अनुमति नहीं देती थी तब तक जो है वो कानून वहां पे लागू नहीं होता था। तो ये कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ उस समय। अब राजस्थान में ये कानून कब लागू हुआ, 29 मार्च 2011। देखिए लागू तो इसी दिन हो गया था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन हमारी जो सरकार है उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई और इस आरटी 2009 की धारा 38 के तहत कि राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकती है, राजस्थान के हिसाब से इस कानून को बनाने की कोशिश की और 29 मार्च 2011 को जो है वो इस कानून को इन्होंने पुनः लागू किया। इसलिए स्पेशल राजस्थान का नाम लेके पूछ ले तो अपन को 29 मार्च 2011 यदि ऑप्शन है तो इसके साथ सबसे पहले जाना है। अब इस कानून में क्या कहा गया कि अगर कोई बच्चा है जो 6 से 14 वर्ष तक का है तो उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देनी है हमें।
उसको शिक्षा देनी ही देनी है। 6 से 14 साल तक का बालक है तो अगर विकलांग बालक है तो हमें उसे जो है वो 6 से 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा देनी है। अब ये जो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये भारत लागू करने वाला 135वां देश है, यानी कि हमसे भी जो पहले हैं वो कितने देश इस कानून को लागू कर चुके हैं, 134 देश। तो हम अगर देखें कि शिक्षा का अधिकार में तो बहुत ही पीछे रह गए, 135वें नंबर पे हम हैं। पहले नंबर पे कौन था? नॉर्वे था। नॉर्वे पहला देश था जिसने अपने देश के बच्चों के लिए जो है वो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का उन्हें अधिकार दिया। तो इस तरह से जो है वो शिक्षा का अधिकार हमें लाया। अब देखो आप ये डेट कैसे याद रख सकते हो, तो आपको एक तारीख याद रखनी है और वो तारीख है ये 20 अप्रैल 2026। अब 20 से 20 जुलाई 2009, 4 से 4 अगस्त 2009 और 26 से 26 अगस्त 2009। 20 यानी राज्यसभा, 4 यानी लोकसभा और 26 यानी राष्ट्रपति। लागू आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 29 मार्च 2011। और ये कानून क्या है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं हमारे देश के, उन्हें हमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देनी है। कैसे शिक्षा देनी है? अनिवार्य, कंपल्सरी उनको पढ़ाना है और वो भी हमें निःशुल्क पढ़ाना है। और अगर कोई विकलांग बालक है तो उसे 6 से 18 साल तक जो है वो हमें पढ़ाना है। भारत ये कानून लागू करने वाला कौन सा देश है? 135वां देश है। नॉर्वे कौन सा देश है? पहले नंबर पे है। ठीक है, अब अपन जो है वो आगे बढ़ते हैं कि जो आरटीई है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 है, उसमें हमारी एक अनुसूची है, 7 हमारे अध्याय है और 38 कितनी है हमारी धारा है। तो देख लीजिए कितना बड़ा जो है ये कानून है, 7 अध्याय है, 38 धाराएं है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 एक बार जरूर देखिए। जो 38 धारा है वो बिल्कुल चुटकियों में आपको याद हो जाएगी। अब आरटी 2009 में हमने क्या किया कि संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा और उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 51 क। और इस अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 10 तो पहले थे, एक और जोड़ा 11वां, और 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया कि इस देश के जो सभी नागरिक हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने आसपास जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक है उनको स्कूलों में भेजने का काम करे। तो ये जो है हमारे जुड़ा। अब देखो आरटी में ये भी लिखा हुआ है कि जो पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं तक का बच्चा है वो कितने घंटे पढ़ेगा प्रति वर्ष, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, सब कुछ लिखा हुआ है। एक अध्यापक कितना काम करेगा। तो अभी अपन बात करते हैं कार्य दिवस और शैक्षिक घंटों की। तो देखो सबसे पहले कक्षा अपन लेते हैं पहली से 5वीं, यानी कि प्राइमरी कक्षा। तो अगर कोई प्राइमरी कक्षा का बालक है तो कम से कम उसके 200 दिवस तो कार्य दिवस होने ही चाहिए उसकी कक्षा के। 200 से कम कार्य दिवस नहीं होने चाहिए और उसको प्रति वर्ष जो है वो 800 घंटे तो हमें पढ़ाना ही है। एक साल में पहले से 5वीं का कोई बच्चा है तो अपन को उसे 800 घंटे तो पढ़ाना ही है, यानी कि एक दिन में कितना पढ़ाना है? 4 घंटे है वो पढ़ाना ही है। अगर कोई पहली से 5वीं का बच्चा है तो उसे कम से कम 200 दिन तो स्कूल बुलाना ही है, उसको स्कूल आना ही है और उन 200 दिनों में उसे कम से कम 800 घंटे पढ़ाना है, यानी कि प्रतिदिन कितना पढ़ाना है? 4 घंटे। अगर कोई 6ठी से 8वीं तक का बच्चा है तो उसे हमें 220 दिन स्कूल बुलाना है और 220 दिन में उसे कितना पढ़ाना है? 1000 घंटे। कितना पढ़ाना है? 1000 घंटे। और उस प्रतिदिन उसे कितना पढ़ाना है? साढ़े 4 घंटे। तो ये समझ में आ गया आपको। ये अब अध्यापक के लिए भी घंटे निश्चित है कि एक अध्यापक को जो है वो एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है। तो एक अध्यापक को जो है वो एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आरटी 2009 में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है, एक अनुसूची है, 38 धाराएं हैं, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें क्या हुआ कि हमारे जो मूल कर्तव्य थे उन मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया और वो कर्तव्य ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को स्कूल भेजना है। अब एक अध्यापक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा? तो 45 घंटे। पहली से 5वीं का बच्चा एक वर्ष में कितने दिन स्कूल आएगा? 200 दिन। एक वर्ष में कितने घंटे पढ़ेगा? 800 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ेगा? 4 घंटे। 6ठी से 8वीं का कोई बच्चा है कितने दिन स्कूल आएगा? 220 दिन। पूरे साल में कितनी पढ़ाई करेगा? पूरे साल में 1000 घंटे। और एक दिन में वो कितनी पढ़ाई करेगा? तो वो 4.5 घंटे जो है वो प्रतिदिन पढ़ाई करेगा। देखिए अभी जो है वो अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहाँ से जो है किसी भी
जो किसी भी सत्र सन में रीट हुई है उसका आप पेपर उठा के देख लीजिए। शिक्षक छात्र अनुपात का सवाल हमेशा पूछा ही पूछा है और अधिकांश बच्चों के गलत होता है। उसका कारण यह है कि वो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं जो अनऑथेंटिक होता है और वो अपना सवाल गलत कराते हैं। देखो प्राथमिक जो कक्षाएं हैं 1 से 5, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं वहां पर सामान्य अनुपात क्या होगा 30:1, यानी कि प्रति 30 बच्चों पर जो है वो एक अध्यापक सरकार को लगाना ही होगा। ये कौन सी कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। सामान्य अनुपात क्या है? 1:30। आप विशेष याद रखना। अब देखो 1 से लेकर 30 तक बच्चे हैं तो एक टीचर, 31 से लेकर 60 तक बच्चे हैं 2 टीचर, 61 से लेकर 90 तक बच्चे हैं 3 टीचर, 91 से लेकर 120 तक बच्चे हैं तो 4 टीचर। अब यहाँ से आप विशेष ध्यान रखना 121 से लेकर 150 तक यदि बच्चे हैं तो वहां पर कितने टीचर मिलेंगे? 5 टीचर। लेकिन जैसे ही बच्चे कितने हो गए? 151 हो गए, तब अब हमें जो है वो एक क्या मिलेगा? संस्था प्रदान मिलेगा। हमें एक संस्था प्रदान का पद मिलेगा, यानी कि 5 तो टीचर मिलेंगे आपको L1 के और एक जो है वो संस्था प्रदान का पद स्वीकृत हो जाएगा। कहां तक? 151 से लेकर यदि 200 बच्चे हैं तब तक अब यही अनुपात रहेगा कि 5 तो अध्यापक और एक जो है वो संस्था प्रदान। तो कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर है प्राथमिक स्तर, उसमें छात्रों की संख्या यदि 150 से अधिक है तब जाकर एक संस्था प्रदान का पद स्वीकृत होता है और 200 तक जो है वो वही अध्यापक रहते हैं 5 से लेकर 1। अब जैसे ही 200 से अधिक छात्र होने पर क्या होगा? अनुपात 1:40। अब यदि 200 से अधिक बच्चे हो गए, अब 200 से अधिक 240 बच्चे हो गए ना, तब जाके अपन को जो है वो एक टीचर वापस यहाँ पे और मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कि जो प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 वहां पर सामान्य अनुपात क्या है? शिक्षक छात्र 1:30। लेकिन अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:40। यदि 150 से अधिक बच्चे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एक संस्था प्रदान मिल जाएगा, हमें एक HM जो है वो मिल जाएगा। यदि हमारे आपको सीधा सा सवाल पूछ ले कि आप प्राथमिक स्तर के एक विद्यालय में जो है 170 बच्चे हैं तो वहां पर कितने अध्यापक होंगे? तो आपको लिखना है वहां पर 5 अध्यापक होंगे और एक जो है वो संस्था प्रदान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार साथियों, आज अभी अपन जो है वो देखेंगे कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है वो ये शिक्षक छात्र अनुपात क्या रहेगा। तो जो 6वीं से 8वीं तक की क्लासें हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की क्लासें हैं, उनके लिए जो सामान्य अनुपात रहता है वो अनुपात रहता है 1:35, यानी कि प्रति 35 बच्चों पर जो है वो कम से कम एक अध्यापक तो होना ही चाहिए। देखिए अगर बच्चा 1 से लेकर 35 तक बच्चे हैं तो वहां पर एक अध्यापक जरूर हो। 36 से लेकर 70 तक के बच्चे हैं तो वहां पर 2 अध्यापक जो है वो जरूर होंगे। 71 से लेकर अगर 100 तक बच्चे हैं तो वहां पर 3 अध्यापक अलग जरूर होंगे। अब इसमें भी है वो अलग अलग मानदंड है कि जो साइंस का टीचर है वो साइंस मैथ का जो टीचर है वो जरूर होना चाहिए, एक लैंग्वेज का जो है वो टीचर जरूर होना चाहिए। तो वो अलग मानदंड है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो सामान्य अनुपात क्या है, और एक जो है वो ये ध्यान रखना है कि अगर 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, जो नामांकन है वो 100 से अधिक हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? एक प्रधान अध्यापक का जो पद है वो सृजित हो जाएगा। और यदि 100 से अधिक जो है वो विद्यार्थी हो जाएंगे तो अब जो नया अनुपात वो क्या हो जाएगा? 1:40 हो जाएगा। तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको एक तो जो सामान्य अनुपात है इसको विशेष ध्यान रखना है, और एक यदि 100 से अधिक विद्यार्थी हो जाए तो जो शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो प्रति 40 बच्चों पर जो है एक अध्यापक होगा। ठीक है, अब अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका जो महत्वपूर्ण भाग था वो पढ़ लेते हैं कि एसएमसी। एसएमसी का मतलब क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आरटीई की जो धारा 21 और धारा 22 है, उस धारा 21 और धारा 22 में स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालय जो धारा 21 तो कहती है कि एसएमसी का गठन कैसे होगा, और धारा जो 22 है वो कहती है कि किस तरह से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कार्य करेगी। तो देखो सबसे पहले इसका गठन कैसे होगा कि इसमें सब कितने सदस्य होते हैं? टोटल मिला के 15 सदस्य।
उन 15 सदस्यों में से 50% जो है वो महिलाएं होनी चाहिए, यानी कि 8 सदस्य। अब इन 15 सदस्यों में से 75% सदस्य हैं वो अभिभावक होने चाहिए जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक हो गए 75% सदस्य, यानी कि 11 सदस्य। अब इसमें जो एक सदस्य है वो संस्था प्रधान रहेगा, 12 हो जाते हैं। एक सदस्य जो है वो पंचायत से होगा, 13 हो जाते हैं। एक सदस्य जो है वो हॉस्पिटल से होगा, ANM, बाकी तो 14 हो जाता है। और एक सदस्य जो है वो उस विद्यालय की कोई ना कोई बालिका होगी। तो 75% अभिभावक, यानी कि इसमें 11 सदस्य होंगे। अब इस SMC का अध्यक्ष कौन होगा? तो जो अभिभावक है उनमें से ही कोई ना कोई सदस्य जो है वो उस SMC का अध्यक्ष होगा। और SMC का सचिव कौन होगा? तो जिस व्यक्ति के पास विद्यालय का के संस्था प्रदान का चार्ज है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक HM का चार्ज है, वो व्यक्ति जो है वो SMC का सचिव रहेगा। और इस SMC की जो है वो प्रत्येक महीने की अमावस्या को बैठक होगी। हर महीने अमावस्या को ये बैठक फिक्स है। अगर लेकिन स्कूल को जरूरत पड़ती है तो इस अमावस्या से पहले भी जो है वो बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये SMC आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावकों में से कोई सचिव कौन होगा, विद्यालय का HM होगा, प्रधानाध्यापक जिसके पास भी चार्ज है। प्रत्येक महीने की अमावस्या को बैठक होगी। टोटल सदस्य 15 होते हैं, 15 में से जो है वो 50% महिलाएं होगी और 75% जो है वो अभिभावक होंगे। अब एक अपन और फैक्ट यहाँ पढ़ लेता है कि अगर कोई बच्चा पहली से 5वीं तक पढ़ रहा है तो उसको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो स्कूल मिल जाना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य है। और यदि कोई 6वीं से 8वीं तक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो स्कूल मिल जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने RTE का पार्ट पढ़ा है, RTE पूरी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था उसमें धारा 1 से लेकर धारा 38 तक को याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने बताई थी। और ये जो पार्ट 2 है इसमें जो है वो किस तरह से शिक्षक छात्र अनुपात है, SMC क्या कार्य करती है, ये RTE क्यों बना, कब बना, कब कौन से सदन में पास हुआ, ये सब हमने पढ़ा है। तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों।